गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के कृषि और जलवायु प्रदेश एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि कृषि जलवायु प्रदेश क्या होते हैं, एग्रीकल्चर रीजन्स क्या होते हैं। तो कृषि प्रदेश वह भाग है जहाँ उच्चावच मृदा, जलवायु, कृषि प्रणाली तथा कृषि उपजों में एक रूपता पाई जाती है। भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, जहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियों में प्रादेशिक विविधताएं पाई जाती है, जिनमें कृषि कार्य में स्थानिक परिवर्तन होते रहते हैं। अनेक विद्वान हुए हैं जिन्होंने भारत के कृषि प्रदेशों को अलग अलग भागों में बांटा है। इन विद्वानों ने अपने अपने ढंग से भारत को कृषि प्रदेशों में बांटा है, परंतु हम अपना ध्यान कृषि जलवायु तथा कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों पर ही केंद्रित करेंगे। तो भारत जैसे विशाल देश में भौगोलिक परिस्थितियों में विभिन्नता का पाया जाना स्वाभाविक है। ये विभिन्नता उच्चावच जलवायु मृदा में विशेष रूप से पाई जाती है, जिनमें कृषि का प्रारूप प्रभावित होता है। कृषि नियोजन तथा विकास के लिए योजना आयोग तथा राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी ने देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है या बांटा है। इस विभाजन के लिए प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताओं को आधार माना जाता है। तो भारत के जो कृषि जलवायु प्रदेश है 15, उनमें उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश दूसरा, तीसरा सतलज और यमुना का मैदान, चौथा है गंगा का ऊपरी मैदान, पांचवा है गंगा का मध्य मैदान, छठा है गंगा का निचला मैदान, सातवां दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश, आठवां रावली मालवा प्रदेश, 9 महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश, 10 अंतर पर्वतीय दक्कन प्रदेश, 11 पूर्वी तट, 12 पश्चिमी तट, 13 गुजरात प्रदेश, 14 पश्चिमी राजस्थान और 15 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहले हम भारत के कृषि प्रदेशों में उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। उत्तर पश्चिमी जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड ये 3 राज्य सम्मिलित है। यहाँ पर हिमालय की बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ है और ऊबड़ खाबड़ भूमि है। तीव्र ढालों से यहाँ पर नदियाँ उतरती है, जिससे नदियों के द्वारा पहाड़ी प्रदेश में विभिन्न प्रकार के गोर्ज और पहाड़ों के निचले क्षेत्रों में तराई के मैदान बनते हैं और उन तराई के मैदानों में या फिर पहाड़ों के बीच की घाटियों में ही यहाँ पर खेती होती है। तो उत्तर पश्चिमी जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें मुख्य घाटियों में जैसे कश्मीर की घाटी हो गया, दून प्रदेश हो गया, चंबा की घाटी, तो इन क्षेत्रों में चावल, मक्का प्रमुख खरीफ की फसल है और जौ, गेहूँ, जई और फलिया ये सब अक्टूबर के महीने में बोई जाती है और ये रबी की फसलें हैं। यहाँ पर जो नदियाँ निकलती है लद्दाख से सुरु और नुब्रा घाटियों में, सुरु नदी और नुब्रा नदी है, इनकी घाटी है सुरु घाटी और नुब्रा घाटी में मक्का मुख्य फसल है खरीफ। तो ये हो गया उत्तर पश्चिम पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है उत्तर पूर्वी प्रदेश। उत्तर पश्चिमी दूसरा उत्तर पूर्वी प्रदेश। उत्तर पूर्वी प्रदेश है ये भारत के उत्तर पूर्वी भागों में 7 राज्य है, जिनको 7 बहनें भी बोलते हैं। उन प्रदेशों में जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड आते हैं। यहाँ पर भी ऊबड़ खाबड़ भूमि है और 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है और यहाँ की मिट्टी चावल के लिए उपयुक्त है। असम की घाटी में चाय की खेती की जाती है। पटसन, अनानास, नारंगी, अमरूद, मक्का और सब्जियां भी यहाँ पर उगाई जाती है। तीसरा हो गया सतलज यमुना का मैदान। सतलज यमुना का मैदान बहुत ही उपजाऊ प्रदेश है। यह हरियाणा के अधिकांश भाग, पंजाब हरियाणा का अधिकांश भाग इसमें सम्मिलित किया जाता है।
और मई जून में यहाँ का तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर रहता है। दिसंबर जनवरी में यहाँ पर हिमांक पे पहुँच जाता है तापमान। यहाँ पर जो मेन मुख्य फसलें हैं वो कुएँ और नलकूपों के माध्यम से की जाती है। और यहाँ पर चावल, गन्ना, मक्का, कपास, जौ, चना, गेहूँ और फलियों की सब्जी होती है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभावी इसी प्रदेश पर पड़ा है। अगला जो प्रदेश है हमारा, गंगा का ऊपरी मैदान। तो गंगा का ऊपरी मैदान है, इसमें भी लगभग यही जो सतलज यमुना का मैदान है उसकी जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती है। और यहाँ पर भी मेनली चावल, गन्ना, मक्का, दाल और मोटे अनाज तो खरीफ फसलें, और गेहूँ, तिलहन, दाल ये रबी की फसलें हैं। अगला है गंगा का मध्य मैदान। इस प्रदेश का विस्तार उत्तर प्रदेश पूर्वी और भाग तथा बिहार में है। काप मृदा से यह मंद ढाल वाला समतल मैदान। यहाँ पर गर्म और आर्द्र ग्रीष्म ऋतु का अधिकतम औसत तापमान 40 डिग्री और शीत ऋतु में न्यूनतम 5 डिग्री रहता है। यहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा मानसूनी सीजन में होती है। यहाँ खरीफ फसलों में चावल, मक्का, दालें, गन्ना और साग सब्जियाँ, रबी फसलों में गेहूँ, चना, तिलहन, साग सब्जियाँ प्रमुख है। यहाँ पर आम, लीची, अमरूद, केला आदि फल भी उपजाए जाते हैं। छठा है वो है गंगा का निचला मैदान। गंगा के निचले मैदान में ये डेल्टा प्रदेश है और यहाँ पर जो मुख्य फसलें होती है उनमें चावल और पटसन प्रमुख है। और पटसन की यहाँ बहुत सारी खेती होती है। यहाँ पर आम, अमरूद, नारियल, सुपारी आदि प्रमुख फसलें हैं। कई किसान जलाशय और पोखरों से मत्स्य पालन का भी काम करते हैं। सातवां जो हमारा प्रदेश है दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश। तो दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश, इसे छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड और महानदी बेसिन भी सम्मिलित है। इसमें उष्ण आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है और इसमें लेटेराइट और लाल मिट्टियाँ पाई जाती है जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। छोटा नागपुर में दोन घाटियों की उपजाऊ मिट्टी चावल कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। रबी फसलों में चना और चारा बोया जाता है। असिंचित भूमि को प्राय परती छोड़ दिया जाता है। आठवां है अरावली मालवा पठार। तो अरावली मालवा पठार मध्य प्रदेश पश्चिम भाग और राजस्थान पूर्वी भाग में। यहाँ पर 50-100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा अरब और बंगाल खाड़ी से उठने वाले मानसून की दोनों शाखाओं से होती है। यहाँ पर रेगूर नाम की काली मिट्टी पाई जाती है। कपास, सोयाबीन, मक्का और मोटे अनाज, दाल खरीफ की फसलें हैं और गेहूँ, तिलहन, चना आदि रबी फसलें। यहाँ सिंचाई साधनों विशेष विकास नहीं हो पाया। फसलों को मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। नौवां जो कृषि प्रदेश है महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश। महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश मध्य प्रदेश पश्चिमी भाग। यह प्रदेश काली मिट्टी मोटी परतों से ढका और यहाँ वर्ष पर तापमान उच्च रहता है। जनवरी माह में 20 डिग्री से नीचे नहीं जाता। और यहाँ मुख्य फसलें और कपास, दालें, तिलहन, गेहूँ, चना, सोयाबीन, मक्का और बाजरा है। सिंचित क्षेत्रों में गन्ने की कृषि की जाती है। यहाँ प्रमुख फसल केला, अंगूर, संतरा, चीकू आदि की खेती की जाती है। 10वां जो भाग है अंतर पर्वतीय दक्कन प्रदेश। अंतर पर्वतीय दक्कन प्रदेश। तो इस प्रदेश में कर्नाटक राज्य का अधिकांश भाग, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य को उच्च पठारी भाग शामिल है। आदिलाबाद जिले से दक्षिण में मदुरई जिले तक विस्तृत है। सूखे की स्थिति बनी रहती है। सूखे की स्थिति इसमें इसलिए बनी रहती है क्योंकि यह लीवार्ड साइड में जहाँ पर बरसात जहाँ कम होती है
जिसमें प्राय सूखे की स्थिति बनी रहती है। सिंचाई व्यवस्था भी अविकसित अवस्था में, यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है जिस पर मोटे अनाज, रागी, चावल, कपास, मूंगफली और दालों की कृषि की जाती है। 11वां जो प्रदेश है वो है पूर्वी तट। पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर पूर्व में बालासोर जिले से लेकर दक्षिण को में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसका निर्माण महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा निक्षेपित कांप से हुआ है। यह वर्ष भर तापमान उच्च रहता है। शीत ग्रीष्म ऋतु में तापमान 20 से 29 डिग्री तथा 28 से 38 डिग्री होता है। इसके उत्तरी और भाग में दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा ग्रीष्मकालीन वर्षा तथा दक्षिणी भाग में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है। यहाँ पर चावल मुख्य फसल है और चावल की 2 फसलें प्राप्त की जाती है। उड़ीसा के तट पर पटसन प्रमुख नकदी फसल है। आंध्र प्रदेश के तट पर तंबाकू मुख्य नकदी फसल है। अन्य फसलों में केला, नारियल, काजू, सुपारी, खट्टे मीठे फल उल्लेखनीय है। अगला जो हमारा प्रदेश है कृषि प्रदेश 12वां वो है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के पश्चिमी तटीय भाग शामिल है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और जुलाई में तापमान यहाँ पर 26 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो जनवरी में 19 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इस प्रदेश में चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल है। नारियल, कहवा और चाय की भी महत्वपूर्ण फसलें हैं। इसके अतिरिक्त मसाले तथा काजू भी पैदा किए जाते हैं। 13वां जो कृषि प्रदेश है वो है गुजरात। गुजरात प्रदेश इसकी अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति के कारण गुजरात का अद्भुत कृषि जलवायु संबंधित व्यक्तित्व। इसका तटीय भाग आर्द्र है। यहाँ 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा, परंतु इसका आंतरिक भाग अपेक्षाकृत शुष्क रहता है। यहाँ पर जो मूंगफली, कपास की फसलें मुख्य रूप से की जाती है। 14वां जो क्लाइमेटिक रीजन है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, पश्चिमी राजस्थान। इसमें राजस्थान पश्चिमी भाग आता है जो मारवाड़ के मरुस्थल से मेवाड़ के अरावली पहाड़ियों तक विस्तृत है। अधिकांश क्षेत्र बालू मृदा का निक्षेप है और स्थलाकृतिक बालू टीबों से युक्त है। जोधपुर बेसिन पर लूनी नदी का प्रवाह है। लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। यहाँ पर पशुधन लोगों की आर्थिक समृद्धि का मानदंड है। ऊँट, बकरी, भेड़ें यहाँ प्रमुख पशु है। इन पशुओं से दूध, ऊन, खाले आदि प्राप्त होते हैं। ऊँट को बाहर ढोने का काम भी करता है। इंदिरा गांधी नहर बन जाने से शुष्क प्रदेश को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो गई है तथा कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। और 15वां और अंतिम जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है वो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह बंगाल खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में लक्षद्वीप है। ये द्वीप चारों ओर समुद्र से घिरे हुए, जिस कारण यहाँ पर जलवायु सम रहती है। वार्षिक वर्षा 2 सेंटीमीटर होती है। वर्ष भर सापेक्षिक आर्द्रता 80% बनी रहती है। गर्मी का मौसम बना रहता है साल भर में और शीत ऋतु यहाँ पर अनुभव नहीं की जाती है। यहाँ मुख्य उष्ण कटिबंधीय फसलें उगाई जाती हैं जिनमें मसाले, नारियल, चावल, मक्का, तिलहन, दालें प्रमुख हैं। यहाँ रेशम के कीड़े पालने और मत्स्य तथा जल संसाधनों का सदुपयोग करने की संभावना है। जलवायु उष्ण तथा आर्द्र होने से मच्छर बहुत होते हैं, जिससे मलेरिया, बुखार की समस्या बनी रहती है। किसानों की कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।